साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के जनवरी 2022 के मंथली करंट अफेयर मैगजीन को देख रहे हैं और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले सेक्शन का 5वां टॉपिक यूक्रेन संकट के संबंध में चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान में क्या है कि यूक्रेन पर जो है रशिया के द्वारा अटैक कर दिया गया, तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है। तो ये उससे पहले की घटनाक्रम है जब युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसी संदर्भ में इसको हम लोग देखेंगे जब युद्ध नहीं हुआ था। तो सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि अभी हाल ही में अर्थात उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी थी। साथ ही उसने दोनों देशों से पूर्वी यूक्रेन में रूसी भाषियों द्वारा किए जा रहे अलगाववादी संघर्ष को समाप्त करने के लिए निर्मित समझौतों पर सहमत होने का आग्रह भी किया था। ठीक है, तो अब ये तो पहले की बात है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान प्रदेश यही कि दोनों में युद्ध चल रहा है। ठीक है, अन्य संबंधित तथ्यों की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में रूस ने यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती की। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार रूस ने एक आक्रामक अभियान की योजना बनाई है। इन गतिविधियों ने पश्चिमी देशों और यूक्रेन की सरकारों के बीच रूस के संभावित आक्रमण को लेकर आशंका उत्पन्न कर दी है। अब आशंका नहीं बल्कि युद्ध चल रहा है और कई दिन हो गए हैं इस युद्ध को। तो यहाँ पर हम लोग पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं कि ये स्थिति ऐसी आई क्यों। तो देखिए, वर्ष 2013 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय संघ के साथ एक संबद्धता समझौते एसोसिएशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के विरुद्ध निर्णय लिया था कि हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसके कारण यूक्रेन में यूरोप के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुआ, मतलब जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनका विरोध हुआ। फरवरी 2014 में यूक्रेनी संसद ने यानुकोविच के विरुद्ध महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया। इसके बाद यानुकोविच ने कीव छोड़ दिया। कीव यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद मार्च 2014 में रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में मजबूत रूसी निष्ठा वाले एक स्वायत्त प्रायद्वीप जिसका नाम है क्रीमिया, ये आप यहाँ देख सकते हैं, क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था। रूस ने अपने हितों और रूसी भाषी नागरिकों की रक्षा को इस कार्रवाई का मुख्य कारण बताया था। कुछ ही समय बाद यूक्रेन के डोनेस्टेक और यहीं पर आपका लुहांस्क क्षेत्र है, तो लुहांस्क क्षेत्रों में सक्रिय रूस समर्थक अलगाववादियों ने कीव से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, अर्थात यूक्रेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस कारण इस क्षेत्र में महीनों तक संघर्ष चलता रहा। वर्तमान में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो सबसे पहले उसने जो है डोनेस्टेक और लुहांस्क क्षेत्रों को आज़ाद कराने के नाम पर ही अटैक किया था। इसके बाद यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। यूरोपीय संघ और यूक्रेन संबद्धता समझौता सितंबर 2017 में लागू हुआ था। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर यूक्रेन की अवस्थिति को देख लेते हैं कि यूक्रेन की सीमा किससे किससे साझा होती है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है यूक्रेन का वो रशिया से सीमा साझा करता है। इसके बाद आपका बेलारूस है, बेलारूस इसके बाद इधर मैप में दिखाया नहीं गया है, यहीं पर आपका उसके आगे पोलैंड है, पोलैंड से, स्लोवाकिया से, हंगरी से, रोमानिया से, मोल्डोवा से, इनसे इनकी सीमा साझा होती है। और एक तरफ इसकी सीमा जो है आपकी देखेंगे तो ब्लैक सी से और इधर सी ऑफ एजोब से लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्रीमिया है। तो ब्लैक सी और एजोब सी इसको जोड़ने वाली जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ कर्च है, जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग पहले यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन की बात कर लेते हैं क्योंकि इसका नाम आगे आएगा। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में 57 सदस्य देशों से मिलकर बना हुआ सुरक्षा संगठन। ध्यान रखिए कहाँ कहाँ के देश हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के 57 सदस्य देशों से मिलकर के बना है। यह शस्त्र नियंत्रण, अप्रसार, आतंकवाद विरोध, लोकतांत्रिकरण और मानवाधिकारों सहित सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसे व्यापक मुद्दों से संबंधित संगठन है। OSCE क्षमता निर्माण, नीतिगत सलाह, जागरूकता बढ़ाने और समर्थन के साथ संवाद स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है और प्रवासन को संबोधित करने में प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला है प्रवासन को विनियमित करना, तो इसके तहत सीमा प्रबंधन, यात्रा दस्तावेज सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय खतरों से निपटना जिसमें प्रवास मार्गों पर मानव तस्करी भी शामिल है इत्यादि का होना। कानूनी, दूसरा है कानूनी प्रवास को सुगम बनाना, श्रम, प्रवास, अभिशासन और अनुसंधान, डेटा संग्रह और सामंजस्य इत्यादि। तीसरा, लोगों और समुदायों का समर्थन करना, आवाजाही की स्वतंत्रता, सहिष्णुता और गैर भेदभाव, एकीकरण, शरणार्थी, रेफरल इत्यादि। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो घटनाक्रम चल रही थी तो 2014 में
पूर्वी यूक्रेन के लिए एक शांति योजना मिन्स्क प्रोटोकॉल 1 पर हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान रखिएगा, मिन्स्क जो है आपका बेलारूस की राजधानी है। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा इसके उल्लंघन के बाद समझौता शीघ्र ही समाप्त किया गया या हो गया था। इसके प्रावधानों में बंदियों को एक दूसरे को सौंपना, मानवीय सहायता की आपूर्ति और भारी हथियारों का परित्याग शामिल था। इसके बाद भी संघर्ष जारी रहा और वर्ष 2015 में रूस यूक्रेन OSCE, जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर किए हैं, यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन के प्रतिनिधियों और 2 रूस समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं ने मिन्स्क में फरवरी 2015 में 13 सूत्री समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रूस, जिसे नॉर्मंडी 4 कहते हैं, तो नॉर्मंडी 4 के नेताओं ने मिन्स्क समझौतों, जिसे मिन्स्क 2 कहा गया, पहला वाला तो असफल हो गया था, के कार्यान्वयन के लिए युद्ध विराम और शांति उपायों पर सहमति व्यक्त की थी। समझौतों में संघर्ष विराम, भारी हथियारों का त्याग और संघर्ष के अधीन पूरे क्षेत्र में यूक्रेन की सरकार के पूर्ण नियंत्रण के प्रावधान शामिल थे। हालांकि राजनयिक और संतोषजनक समाधान तक पहुंचने में प्रयास असफल रहे। रूस का यह तर्क एक बड़ी रुकावट रहा है कि वह संघर्ष में पक्षकार नहीं है और इसलिए उसकी शर्तों से बाध्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2014 से पूर्वी यूक्रेन में जारी संघर्ष के कारण 3000 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है। अब वर्तमान संकट से जुड़े हुए घटनाक्रम को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, 2008 में क्या होता है, यूक्रेन ने नाटो के साथ संबंधों की शुरुआत की, जिस पर रूस ने चिंता व्यक्त की। 2013 में क्या होता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, जिनका नाम क्या था, विक्टर यानुकोविच, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ के साथ बातचीत को निलंबित कर दिया और रूस के साथ संबंधों को फिर से पुष्टि की। इससे बड़े पैमाने पर उनका विरोध हुआ। 2014 में जनमत संग्रह के बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। फिर 2017 में क्या होता है, यूक्रेन और यूरोपीय संघ ने बाजारों को खोलने तथा वीजा मुक्त यात्रा के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2018 में रूस ने किर्च जलसंधि, स्टेज ऑफ कर्च, जिसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, ब्लैक सी और एजोब सी को जो जोड़ता है, तो रूस ने किर्च जलसंधि पर पुल बनाने की शुरुआत की। इससे यूक्रेन के जलमार्ग अवरुद्ध हो गए। वहीं 2021 में रूस ने यूक्रेन को नाटो में शामिल न किए जाने की मांग की। वहीं 2022 में क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के अधिकारियों की जेनेवा में औपचारिक बैठक हुई, किंतु मुद्दे का समाधान नहीं निकला। यूक्रेन संघर्ष के बढ़ने से जो चिंता है उसकी यदि बात करें तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों का बिगड़ना। देखिए, यूक्रेन में संघर्ष से अमेरिका रूस संबंधों के और अधिक बिगड़ने की संभावना है। इससे रूस के यूक्रेन में या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के देशों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने का खतरा भी बढ़ गया है। दूसरा, नाटो का ध्यान फिर से यूरोप की ओर खींचना। संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो चीन द्वारा उत्पन्न सुरक्षा चुनौती की ओर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु यूक्रेन में बढ़ते संकट ने इन प्रयासों को प्रभावित किया और नाटो का ध्यान यूरोप और उत्तरी अमेरिका की रक्षा करने की उसकी पारंपरिक भूमिका की ओर वापस आकर्षित किया है। प्रतिबंधों को लागू किया जाना। देखिए, क्रीमिया पर अधिकार के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए थे 2014 में। वे अब और भी कठोर नए प्रतिबंध लगा दिए ही गए हैं, जैसे कि जर्मनी के लिए नवनिर्मित नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के माध्यम से रूसी गैस आपूर्ति को रोकना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जर्मनी ने अभी इस पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 उन 2 पाइपलाइनों में से एक है जिन्हें रूस ने अपने पारंपरिक भूमि आधारित पाइपलाइन नेटवर्क के अलावा बाल्टिक सागर के जल के नीचे बिछाया है। यह पाइपलाइन यूक्रेन सहित पूर्वी यूरोप से होकर गुजरती है। ऊर्जा संकट की बात करें, किसी भी ऐसे संघर्ष में यूरोप के लिए यह चिंता उत्पन्न हो जाती है कि रूस गैस और तेल की आपूर्ति बंद कर देगा। इससे यूरोप में ऊर्जा की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाएंगी। वैश्विक शांति की बात करें तो संघर्ष ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप दोनों के साथ रूस के संबंधों में तनाव को बढ़ा दिया है। इसने आतंकवाद, हथियार नियंत्रण और सीरिया में राजनीतिक समाधान सहित अन्य मुद्दों पर सहयोग की संभावना को कमजोर कर दिया है। अब यहाँ बात करते हैं यूक्रेन में रूस की रुचि के कारण क्या है, वो क्यों यहाँ पे रुचि लेता है। तो पहला, यूक्रेन को नाटो का समर्थन। रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा यूक्रेन को अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल करने तथा इसे रूसी नियंत्रण से बाहर रखने के प्रयासों से क्रोधित है। रूस जो है, यूक्रेन रूस और नाटो के बीच एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य करता है। हथियार, प्रशिक्षण और सैन्य बलों के दृष्टिकोण से यूक्रेन के लिए नाटो के बढ़ते समर्थन को रूस अपनी सुरक्षा के समक्ष एक खतरे के रूप में देखता है। अक्टूबर 2018 में अमेरिका और 7 अन्य नाटो देशों के साथ यूक्रेन व्यापक
वायुसेना अभ्यास की एक श्रृंखला में शामिल हुआ था। यह अभ्यास पश्चिमी यूक्रेन में आयोजित किया गया था। रूस ने यूक्रेन पर यह आरोप भी लगाया है कि यूक्रेन डोनबास क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के प्रयास में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने इस आरोप से इनकार कर दिया था। ऐतिहासिक संबंध की बात करें तो रूस के यूक्रेन के साथ गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध है। कई मायनों में यूक्रेन जो है विश्व में रूस की पहचान और उसके लिए फोकस का केंद्र है। रूसी डायस्पोरा की बात करें तो यूक्रेन के अधिकतर दक्षिणी और पूर्वी भाग में रहने वाले निर्जातीय रूसियों का कल्याण रूस की प्रमुख चिंताओं में से एक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी संख्या लगभग 8 मिलियन है। रूस ने यूक्रेन में अपनी कार्रवाई के माध्यम से इन लोगों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। वहीं अगला पॉइंट है महाशक्ति की छवि। तो देखिए, सोवियत संघ के पतन के बाद कई रूसी राजनेताओं का मानना है कि यूक्रेन के साथ संबंध विच्छेद एक ऐतिहासिक गलती है। साथ ही यह रूस के एक महाशक्ति के रूप में उभरने के समक्ष एक खतरा भी है। यूक्रेन पर स्थायी नियंत्रण खोने और इसके पश्चिमी देशों की ओर झुकाव को रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। आगे बात करते हैं यूक्रेन संकट से भारत को क्या चिंता है। तो पहला, रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखना। देखिए, भारत के रूस और अमेरिका दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। इनमें से किसी एक देश का पक्ष लेना दूसरे देश के साथ भारत के संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। हालांकि भारत ने पूर्वी यूरोप में जारी इस संघर्ष में अपनी तटस्थता बनाए रखी है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर प्रक्रियागत मतदान से स्वयं को दूर रखा है। देखिए, यूक्रेन संकट पर प्रतिद्वंदी महाशक्तियों में किसी का भी स्पष्ट रूप से पक्ष नहीं लेने का भारत का यह रुख इसकी सर्वोत्कृष्ट रणनीतिक स्वायत्ता को दर्शाता है। S-400 की आपूर्ति और अमेरिका से प्राप्त छूट। वर्तमान यूक्रेन संकट ठीक उसी समय उभरा जब भारत द्वारा रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली खरीद की जा रही है। भारत इस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट की उम्मीद करता है। मौजूदा संघर्ष भारत के लिए मिसाइल प्रणाली की प्राप्ति और अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से छूट की संभावनाओं दोनों को कठिन बना देगा। रूस और चीन के बेहतर होते संबंध। देखिए, वर्तमान संकट मॉस्को को चीन जैसे मित्रों पर और अधिक निर्भर बना देगा। यह एक ऐसे क्षेत्रीय समूह का निर्माण करेगा जिसका हिस्सा भारत नहीं होगा। रूस पहले से ही हिंद महासागर, हिंद प्रशांत अवधारणा और क्वाड का विरोध कर रहा है। वह इन्हें शीत युद्ध काल की गुटबाजी राजनीति के पुनरुत्थान के रूप में देखता है। रूस इन्हें अपने एशिया प्रशांत हितों के विरुद्ध मानता है। यूक्रेन से जुड़ा कोई भी संघर्ष और परिणामस्वरूप रूस एवं पश्चिम के संबंधों का टूटना भारत को अमेरिका के करीब रखने वाली इन अवधारणाओं और मंचों के प्रति रूसी विरोध को मजबूत करेगा। रूस में भारत के निवेश की बात करें तो रूस के ऊर्जा क्षेत्र में और सामान्य तौर पर इसके सुदूर पूर्व के विकास में भारत की कुछ योजनाएं अस्तित्व में हैं। ये योजनाएं जटिल अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की निजी क्षेत्र की अनिच्छा के कारण बाधित हो जाएंगी। नए प्रतिबंध रूस को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से बाहर कर नहीं सकते बल्कि इसे स्विफ्ट प्रणाली से बाहर कर दिया गया है। निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं, कई विश्लेषकों के अनुसार मौजूदा संघर्ष ने वैश्विक सुरक्षा परिवेश में एक स्पष्ट बदलाव की ओर संकेत दिया है। यह अमेरिकी प्रभुत्व के एक ध्रुवीय युग से महान शक्तियों के बीच नए सिरे से प्रतिस्पर्धा द्वारा परिभाषित युग को दर्शा रहा है। हालांकि वर्ष 2015 के मिन्स्क II समझौते के रूप में संघर्ष का एक तत्काल समाधान उपलब्ध है। यह अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के तहत यूक्रेन के भीतर एक विषयनीकृत डोनबास क्षेत्र की स्वायत्ता का प्रावधान करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।